रिसेंटली 2 साल पहले मुंबई में सी के नीचे से कोस्टल रोड का रास्ता बना दिया गया। मुंबई 3.0 का विजन पूरी स्पीड से चल रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर या WDFC जस्ट 1 महीने पहले रेडी हो चुका है और अब वेस्ट इंडिया 2036 के ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारियां कर रहा है। यहाँ बड़े डेवलपमेंट्स और ट्रिलियन डॉलर्स की बातें हो रही है और ठीक उसी वक्त हमारे ईस्टर्न इंडिया में बंगाल इलेक्शंस में 2.4 लाख CRPF सोल्जर्स डिप्लॉय होते हैं वायलेंस और स्ट्राइक्स रोकने के लिए। बिहार और झारखंड में आज भी बेसिक सर्वाइवल, कास्ट पॉलिटिक्स और बंद की न्यूज हेडलाइंस बनती रहती है। ये दोनों साइड्स एक ही देश है, लेकिन वेस्टर्न इंडिया फ्यूचर की बात कर रहा है और ईस्टर्न इंडिया आज भी पास्ट की छोटी छोटी चीजों में उलझा हुआ है। लोग कहते हैं कि इंडिया में नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिवाइड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया असल में वर्टिकली डिवाइडेड है। ईस्ट और वेस्ट, जिसके लेफ्ट में है पैसा और प्रोग्रेस और राइट में पॉवर्टी और पॉलिटिक्स। और आज इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि कैसे इंडिया में एक्चुअल बात और डिबेट ईस्ट वेस्ट पर होनी चाहिए, ना कि नॉर्थ साउथ पर। मैं हूं जील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1 द इनविजिबल डिवाइड। सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स की। इमेजिन कीजिए, एक तरफ है महाराष्ट्र, अकेले हमारे देश के ऑलमोस्ट 14% इकोनॉमी चलाता है। इसका GSDP इतना बड़ा है कि ऑस्ट्रिया और नॉर्वे जैसी पूरी की पूरी कंट्रीज इक्वली खड़ी हो जाए। देन है गुजरात, जो भी अकेले इंडिया का 8.1% GDP कंट्रीब्यूट करता है एंड देश का 40% कार्गो वहां के पोर्ट्स अकेले हैंडल करते हैं। FDI की बात करें तो पिछले 25 ईयर्स में 70% FDI सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और NCR ने अट्रैक्ट किया है। वेस्ट बंगाल के हिस्से में आया सिर्फ 1% और बिहार भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही था। स्टॉक मार्केट का भी यही हाल है। देश की 330 ट्रिलियन रुपीस की नई स्टॉक वेल्थ का मैक्सिमम फायदा वेस्ट ने ही उठाया है। जहां महाराष्ट्र, गुजरात में करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, बिहार, झारखंड में ये नंबर्स भी फ्रैक्शन में ही है। ये दिखाता है कि देश का हिस्सा होना नहीं, आपकी लोकेशन डिसाइड करती है कि आप अमीर होंगे या गरीब। और अब मैं आपको बताता हूँ इस स्टोरी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। सोचिए, झारखंड के पास देश के सबसे बड़े कोल, आयरन और यूरेनियम के रिजर्व्स है। उड़ीसा के पास बॉक्साइट, मैंगनीज के वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेजर्स है। और अगर मैं आपको टाइम में थोड़ा पीछे ले चलूँ तो 1950s में वेस्ट बंगाल और बिहार मिलकर पूरे देश का 92% स्टील और 48% मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस करते थे। आधी फैक्ट्री प्रोडक्शन सिर्फ इन 2 स्टेट से आ रही थी, लेकिन आज इनका इंडस्ट्रियल आउटपुट गिरकर सिर्फ 3 to 5% रह गया है सिर्फ 70 ईयर्स में। और सबसे बड़ी आयरनी देखिए, झारखंड जिसके पास कंट्री का सबसे ज्यादा कोल है, वो अपना कोल दूसरे स्टेट्स को बेचता है और खुद अपने लोगों के लिए बाहर से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करते हैं। मतलब अपना खुद का ट्रेजर है, बट उसको आप यूज नहीं कर सकते। एंड एज आई ऑलवेज से, फैक्ट्स डोंट लाई। यहाँ पे भी एक फैक्ट है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का। बेसिकली जब वेस्टर्न स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात के लोग बैंक में अपना पैसा सेव करते हैं तो वहाँ की बैंक्स उस डिपॉजिट का 90% से भी ज्यादा हिस्सा वापस उसी स्टेट के लोगों और बिजनेसेस को लोन के फेस में दे देती है। पैसा स्टेट का, ग्रोथ भी स्टेट की। पर ईस्टर्न स्टेट्स जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में ये रेशियो कंटिन्यूअसली 52% से भी नीचे रहता आया है। इसका मतलब है एक आम बिहारी या झारखंडी लेबरर जो दिन रात अपनी मेहनत से थोड़े बहुत सेविंग्स करके बैंक में सेव करता है, बैंक्स वो पैसा मुंबई में एक नई फैक्ट्री लगाने, नया सीलिंग बनाने या किसी बड़े रियल एस्टेट डेवलपर को फंड करने के लिए लोन दे देता है। इसमें बैंक्स की भी कोई गलती नहीं है, वो तो बेस्ट बैंकेबल प्रोजेक्ट्स पर ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बट ये दिखाता है कि ईस्टर्न स्टेट्स की हार्ड अर्न्ड सेविंग्स लीगली वेस्टर्न स्टेट्स की ग्रोथ को फंड कर रही है। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये पब्लिकली अवेलेबल बैंकिंग डेटा है जो आप, मैं या कोई भी RBI की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकता है। चैप्टर 2 द सीक्रेट किलर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जब एक टाइम पे बंगाल और महाराष्ट्र या बिहार और गुजरात ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे थे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, तो ऐसे कौन से रीजंस थे जिससे आज ये डिवाइड इतना बड़ा हो गया है। इंडिपेंडेंस के वक्त भले ही ईस्टर्न इंडिया में काफी इनइक्वालिटीज थी, पर इस रीजन के पास एक ऐसी ताकत थी जिसका देश में किसी के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। अनमैच्ड मिनरल वेल्थ। देश का सबसे बड़ा खजाना स्टील, आयरन और ये सब इनके बिल्कुल नीचे था। अगर उस वक्त किसी को फैक्ट्री लगानी होती तो कॉमन सेंस क्या कहती? फैक्ट्री ऑब्वियसली वहां लगाओ जहां रॉ मटेरियल्स सबसे सस्ता और पास मिले, यानी बिहार, झारखंड या बंगाल में। लेकिन फिर आता है ईयर 1952 और दिल्ली में एक ऐसी पॉलिसी बनती है जो इस पूरे रीजन की किस्मत और उनके नेचुरल एडवांटेज को हमेशा के लिए छीन लेती है। उस पॉलिसी का नाम था फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। नया नया इंडिपेंडेंट हुआ हमारा कंट्री था। गवर्नमेंट का इंटेंशन था कंट्री में एक बैलेंस्ड ग्रोथ लाना। उन्होंने डिसाइड किया कि देश के किसी भी कॉर्नर में फैक्ट्री लगाओ, कोल, आयरन और स्टील
सबको एक ही रेट पे मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गवर्नमेंट खुद सब्सिडाइज करेगी। आइडिया नोबल था पर इसका रिजल्ट बहुत बुरा निकला। क्यों? इसे द बोकारो मेटाफोर से समझते हैं। सोचिए झारखंड में एक जगह है बोकारो, टेक्निकली कोल का घर। इस पॉलिसी से पहले अगर आप बोकारो से पटना कोल भेजते तो सस्ता पड़ता, बोकारो से मुंबई भेजते तो महंगा पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस ज्यादा है। इस हिसाब से नेचुरल प्रॉफिट पटना का था। एक बिजनेसमैन कॉस्ट बचाने के लिए फैक्ट्री पटना में ही लगाता। लेकिन इस पॉलिसी के आने के बाद क्या हुआ? बोकारो से मुंबई भी सेम प्राइस पे आ गया। अब एज एन इन्वेस्टर सोचिए, मुंबई में आपको कोल सेम रेट पे मिल रहा है, प्लस वहां सी है, पोर्ट्स है, इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क्स है और स्किल्ड लेबर भी है। तो अब कोई पागल ही होगा जो अपनी नई फैक्ट्री पटना में लगाएगा। और एग्जैक्टली यही हुआ। किसी ने फैक्ट्री नहीं लगाई। अगले 41 इयर्स तक जितना भी प्राइवेट कैपिटल था, 1952 से लेकर 1993 तक, जब तक ये पॉलिसी फाइनली हटाई नहीं गई, सब ने अपनी साइड्स वेस्ट की तरफ कर ली। लेकिन इस पॉलिसी की सबसे क्रूअल बात पता है क्या थी? कोल और आयरन ओर जो ईस्ट के पास था उसे तो पूरे देश के लिए सस्ता कर दिया गया, सबको इक्वलाइज करके। लेकिन कॉटन और पेट्रोलियम जो वेस्टर्न स्टेट्स के पास थे उसे कभी इक्वलाइज नहीं किया गया। यानी ईस्टर्न फैक्ट्रीज को वेस्ट का रॉ मटेरियल हमेशा महंगा ही खरीदना पड़ता था। That's why ये कोई इक्वालिटी नहीं थी, this was one-sided disarmament and इस टाइम तक बहुत डैमेज हुआ। As I said, 1950 में बंगाल और बिहार मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे थे, लेकिन जब ये पॉलिसी हटी 1993 आते आते वेस्ट बंगाल का जीडीपी शेयर 10.5% से गिरकर 5.6% रह गया। मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इंडस्ट्रीज वहां अपना सब कुछ समेटकर निकल चुकी थी, और जब ये पॉलिसी हटाई गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन 41 ईयर्स में वेस्टर्न स्टेट्स ने अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स और क्लस्टर्स बना लिए थे जो अब स्टिक हो गए थे। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, टैलेंट, एक्सपोर्ट नेटवर्क सब कुछ सेट हो चुका था। पॉलिसी हटाने के बाद वो क्लस्टर्स उठकर वापस ईस्ट में नहीं आए। एंड टू बी फ्रैंक, क्यों ही आते? लोग टीवी पर अक्सर कहता है कि साउथ डेवलप्ड है और नॉर्थ बैकवर्ड है, पर ये फ्रेमिंग ही गलत है। अगर ध्यान से देखो तो महाराष्ट्र कोस्टल स्टेट है, वहां पोर्ट्स का एडवांटेज है। कर्नाटका एंड बाकी स्टेट्स भी मैरीटाइम इंडस्ट्री के पास में है। ये सिर्फ साउथ या वेस्ट में होने की वजह से अमीर नहीं है, ये पोर्ट्स और ज्योग्राफी की वजह से अमीर है। जो कंसिस्टेंटली पीछे रह गए हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब लैंडलॉक्ड है या डायरेक्ट पोर्ट से बहुत दूर है, और ये सब इस फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से हुआ था। असली डिवाइड नॉर्थ वर्सेस साउथ की नहीं है, असली डिवाइड है पोर्ट्स वाले स्टेट्स आगे है और पोर्ट से दूर वाले स्टेट्स पीछे है। एंड दैट्स व्हाई हमारे यहाँ हॉरिजॉन्टल डिवीजन नहीं, एक वर्टिकल डिवीजन है ईस्ट वर्सेस वेस्ट का। वैसे अगर आप भी इससे अग्री करते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए अग्रीड। लेट्स सी कितने लोग इससे अग्री करते हैं। चैप्टर 3, द फॉलन इंजन। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है, किसी भी स्टेट को आगे बढ़ने के लिए एक इंजन यानी एंकर सिटी की जरूरत होती है। महाराष्ट्र को मुंबई आगे पुश करता है, कर्नाटका की ग्रोथ का इंजन बेंगलुरु है, तेलंगाना को हैदराबाद चलाता है और एनसीआर को दिल्ली। और ईस्टर्न इंडिया के इस बैड लक का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इस पूरे रीजन के पास आगे बढ़ने के लिए कोई एंकर सिटी बची ही नहीं है। जबकि सच तो यह है कि इनके पास एक ऐसा इंजन था जो शायद पूरे देश में सबसे पावरफुल था, कोलकाता। आज हम भूल गए हैं, लेकिन 1911 तक इस देश का कैपिटल दिल्ली नहीं कोलकाता हुआ करती थी। 1901 का डेटा उठाकर देखिए, पूरे ब्रिटिश एम्पायर में लंदन के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा शहर था तो वो कोलकाता था। एक वक्त था जब इंडिया की 43% रूपी कंपनीज और इंटरनेशनल ट्रेड करने वाली 73% स्टर्लिंग कंपनीज सब कोलकाता से ऑपरेट हुआ करती थी। उस वक्त मुंबई का शेयर इनके आगे आधा भी नहीं था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? कहानी बदलती है इंडिपेंडेंस के बाद। 1947 से लेकर 1965 के बीच वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट 168 बैंक्स बंद हो गए और वहीं मुंबई रीजन में सिर्फ 13। इसके बाद शुरू हुई बैड पॉलिटिक्स और एंटी इंडस्ट्री प्रोटेस्ट, कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स, वर्कर्स प्रोटेस्ट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिटिक्स की वजह से माहौल इतना खराब हो गया था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स यहां से रातों रात निकल गई। आदित्य बिरला ग्रुप जैसी बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज से लेकर बाद में टाटा मोटर्स तक देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को फ्रस्ट्रेट होकर अपनी फैक्ट्रीज यहां से उठाकर कहीं और ले जानी पड़ी। रिसेंटली नीति आयोग के एक्स सीईओ अमिताभ कांत ने इंडिया के 15 ऐसे सिटीज की लिस्ट निकाली जो $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंजन बनेगी। उस पूरी लिस्ट में पूरे ईस्टर्न इंडिया से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था, कोलकाता। वो कोलकाता जो पिछले 60 ईयर्स से लगातार डिक्लाइन कर रहा है। इनफैक्ट पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर संजीव सन्याल ने इसके लिए एक बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया था कि कोलकाता को वापस अपने पैरों पर खड़ा करना विकसित भारत 2047 के लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्योंकि सच्चाई भी यह है कि बिना किसी एक पावरफुल एंकर सिटी के पूरा ईस्टर्न इंडिया स्टेप अप नहीं कर सकता, और कोलकाता के पास आज भी वो सब कुछ है जो एक मेगा सिटी को चाहिए। बांग्लादेश की $460 बिलियन की इकोनॉमी उनके दरवाजे पर है, म्यांमार और आसियान कंट्रीज सब पास में है, एंड इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नेचुरल हब और गेटवे सिर्फ यही सिटी हो सकता है। चैप्टर 4, रिवाइवल।
सो व्हाट्स द सोल्यूशन? अब क्या हो सकता है? गवर्नमेंट ने फाइनली इस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया है। रीसेंट बजट्स का पूर्वोदय इनिशिएटिव इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, जिसका मेन गोल है ईस्टर्न स्टेट्स का रिवाइवल। इसका बड़ा एग्जांपल है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर EDFC, जो एक मेगा रेलवे कॉरिडोर है जो सीधा नॉर्थ इंडिया को बंगाल के पोर्ट से कनेक्ट करेगा। टारगेट है ट्रांजिट टाइम को 40% तक कम करने का। ये वही लाइफलाइन है जिससे 1952 की फ्रीट पॉलिसी ने ब्लॉक किया था और अब इसे वापस खोला जा रहा है। एंड इसके रिजल्ट्स आज ग्राउंड पर दिखना भी शुरू हो चुके हैं। बिहार आज 22% की GDP ग्रोथ रेट दिखा रहा है, जो देश में वन ऑफ द फास्टेस्ट है। ओडिशा ने हाल ही में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट सिक्योर किए हैं। यानी सालों से शांत बैठा ईस्टर्न इंडिया अब फाइनली मूव होना स्टार्ट हो गया है। सो डज दिस मीन सब कुछ ठीक हो रहा है? एक्चुअली अभी भी प्रॉब्लम्स बड़े हैं। कोलकाता पोर्ट पर आज भी एक शिप को क्लियर होने में 80 आवर्स लगते हैं, जबकि मुंबई के JNPT में सिर्फ 26 आवर्स। इस गैप के साथ इंटरनेशनल शिपिंग्स अट्रैक्ट नहीं होंगी। दूसरा, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो को ठीक करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नेंस और स्टेबिलिटी। प्राइवेट कंपनीज वहां तभी आएंगी जब प्रोटेस्ट्स और बंद नहीं बल्कि प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज हो। इंडिया का टारगेट 2047 तक एक 30 to 40 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का है। अगर ईस्टर्न स्टेट्स आने वाले टाइम में कंट्री के बेस्ट स्टेट्स ना भी बने, अगर ये सिर्फ नेशनल एवरेज तक भी पहुंच जाए, तो भी इंडिया के GDP में सीधे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड हो जाएंगे। तो रियलिटी ये है कि हमारा कंट्री सिर्फ वेस्टर्न हाफ के दम पर विकसित भारत नहीं बन सकता। एंड जब हम इस गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इंडिया को एक बहुत बड़े स्किल्ड वर्कफोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब स्किल्स को अच्छे से समझकर यूज कर सके। और इनसे ही आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। ईस्टर्न इंडिया के इंजन को अब वापस स्टार्ट करना कोई ऑप्शन नहीं, एक जरूरत है। क्या हम नॉर्थ साउथ वाली बॉर्डर पर गलत कंपैरिजन कर रहे हैं? क्योंकि असली डिवाइडिंग बॉर्डर वर्टिकल है, जहां लेफ्ट साइड पोर्ट्स, FDIs और हैवी इन्वेस्टमेंट्स है, और राइट साइड बहुत सी प्रॉब्लम्स। आपको क्या लगता है? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए एंड ऐसे और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।